नई परख के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही आनंद वर्धन जी और अभय जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति में चल रहे घटनाक्रमों के बारे में कुछ सवाल करेंगे। आप दोनों लोगों का स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले आनंद वर्धन जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा कि चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है कि एक और बड़े कद्दावर कांग्रेसी नेता कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं अपने बेटे के साथ, कुछ विधायकों के साथ, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस के लिए आप इसे कितना बड़ा झटका मानते हैं? मैं इसको दो तरह से कमल जी देख रहा हूँ। पहले मैं बाद में आऊंगा, जो एक किसी सीनियर व्यक्ति ने अभी मुझे व्हाट्सएप किया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस समय बिल्कुल टारगेटेड है, बीजेपी के लेंस पे है। और कांग्रेस के वो सारे लोग या वो सारे स्रोत जहां से रिसोर्सेज आ सकते हैं, रिसोर्सेज का मतलब मैं साफ कर दूं, जहां से पैसा आ सकता है, इस तरह के सारे लोग जो जहां जहां हैं, उसको कहीं से बीजेपी अब बंद करने की कोशिश कर रही है। मिलिंद देवड़ा उनके ज्वाइंट ट्रेजरर थे, बंबई को हैंडल करते थे, बंबई से एक बड़ा पैसा आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मिलिंद देवड़ा को तोड़ा गया। दो बड़ी जगह थी जहां पे कांग्रेस की, मतलब उस गठबंधन का पार्ट कांग्रेस था। बिहार और झारखंड की बात कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि नीतीश जी के जाने से कितना अच्छा कितना बुरा हुआ। ओवरऑल अगर आप देखिए तो उसका एक नजरिया ये भी देखने का है कि लार्जर स्ट्रेटेजी में एक ऐसा राज्य जो फाइनेंशियली भी कम से कम कांग्रेस को वहां पैसा लगाने देगा, वो अपने सेल्फ सस्टेनिंग होता। मतलब बिहार में अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा होता तो कांग्रेस की तरफ से रिसोर्स की दिक्कत नहीं होती, अगर वो महागठबंधन की सरकार होती। उसको उसको प्लग इन किया गया। झारखंड को अगर आप इस तरह से देखिए कि वहां पे कांग्रेस की मतलब कांग्रेस उस गठबंधन में है, हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया गया है। कांग्रेस के एक और जो बड़े, जो दो लोग जो पैसा इकट्ठा कर सकते थे, उसमें एक भूपेश बघेल थे, उनकी बिल्कुल नकेल कस दी गई है। उधर एक अशोक गहलोत के लड़के और उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। तो मैं इसको एक इस तरह से भी देख रहा हूं कि ये बीजेपी की बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तहत जहां जहां से पैसे का स्रोत आ सकता है, उसको ये पूरी तरह से बंद करने की कोशिश में। और उसी में एक मतलब मैं उसको भोंडी हरकत कहें या आप, मतलब इसका कोई रीजनिंग तो थी नहीं कि कांग्रेस के अकाउंट को आप फ्रीज कर दीजिए इलेक्शन से 2 महीना पहले एक राष्ट्रीय पार्टी के। और वो भी जो कारण बताए गए हैं, वो 14,40,000 रुपए का एक कोई इनकम टैक्स का उनका कहना है कि कैश डिपॉजिट हुआ है, जिसके बारे में नहीं बताया गया। उस पर 210 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगा के रखी गई है। अब होता क्या है कि इनकम टैक्स और इस सब जगह जो 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 उसका जो स्वरूप है, कि अगर एक बार आपको ये पेनाल्टी लग जाए तो आप हायर अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल में या कहीं जा तो सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन 50% या एक एक अच्छे अमाउंट को आप जमा करना होता है और तब फिर आप अपील में जा सकते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, जो अगर आपको याद हो नोटबंदी के समय ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव चूंकि उस समय सरकार चला रहे थे, उनको और संपूर्ण जो उस समय का, हालांकि वो तो उत्तर प्रदेश में पक्ष था, बीजेपी का विपक्ष था, उसको भी इस तरह से रोका गया था। और ये बात जग जाहिर थी कि कहीं ना कहीं उस रिसोर्स को पे वो किया। तो ये वाला अटेम्प्ट भी ये है। लेकिन मैं कमलनाथ स्पेसिफिक के बारे में एक चीज कह दूं, अभी 1 घंटा पहले किसी व्यक्ति का मेरे पास आया है, मेरे पास वो है, उन्होंने कहा है कि क्या इट इज गॉड रिडन्स, छुट्टी मिली। तो कमलनाथ जी का जो जो जब पिछला इलेक्शन था, वो व्यक्तिगत रूप से सबको पता था। कमलनाथ जी की जो, वो व्यापारी आदमी है, उनके जो अपने जहाज थे वो उन्होंने भाड़े पे दे रखे थे। मैं अभय जी जानते हैं, मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं। जब मेरे घर में इलेक्शन लड़ा जाता था तो घर की टूटी साइकिल भी उस इलेक्शन में चली जाती थी, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, मतलब कार वार तो छोड़ ही दीजिए, जिसके पास जो था वो अपना वहां लग जाता था। वो भाइयों का, बहनों का, इनका, जिसके पास जो रिसोर्सेज है। ये भाई साहब अपना जहाज है, मुख्यमंत्री बनने की रेस में अपने जहाज को आपने दूसरी जगह किराए पे दे रखा था। व्यापारी लोग हैं, लाभ हानि की बात के हिसाब से वहां जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी की एक पुरजोर कोशिश है कि जहां जहां से रिसोर्सेज आ सकते हैं उस सबको प्लग इन किया जाए। अब सर, ये चर्चा चली थी कि जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने आलोक शर्मा, उन्होंने काफी दिन पहले, शायद 1 महीना से ज्यादा समय हो गया,
इनके खिलाफ यानी कमलनाथ के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक तरीके से जानबूझकर उन्होंने चुनाव हरवा दिया, सरकार गिरवा दी वगैरह-वगैरह। अभी क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये उनके आरोपों को बल देता है या फिर कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसी कमियाँ हैं कि वो अपने घर को सँभाल नहीं पा रही है? दोनों में से हम इसे किस नज़रिए से देखें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आनंद जी ने बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण दिया है इस मसले पर सोचने का। मैंने कम से कम इस दृष्टि से इसके बारे में नहीं सोचा था और मेरे ख्याल से अब मैं भी इस दृष्टि से इसके बारे में सोचूंगा कि ये जो कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा कस रहा है, इसमें कांग्रेस के आर्थिक स्रोतों को सुखा देने का हथकंडा है कि नहीं है पीछे इसके। खैर इसके ऊपर विचार होगा बाद में कि इसके पीछे असल, लेकिन मुझे इस साथ में ये भी लगता है कि इसके पीछे एक राजनीति है और वो राजनीति ये है कि अगर कोई अपनी पार्टी ठीक से नहीं चला पाता है और अपने नेतृत्व उसका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है और वो पूरी पार्टी के ऊपर उसकी कोई ग्रिप नहीं होती है, उसके पास कोई दृष्टि और दिशा नहीं होती है, तो फिर उस पार्टी में धीरे धीरे ऐसा होने लगता है। बहुत देखिए एक मुद्दत गुजर गई है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर रही नहीं और लोगों को लग रहा है कि अभी और ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। ऐसा ऐसी 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 भावना पैदा हो गई है, ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा है लोगों को। तो ऐसे में जो लोग लंबे अरसे तक 30-40 साल उन्होंने कांग्रेस में सत्ता का सुख भोगा है और उसके फलस्वरूप अपने बड़े बड़े विशाल आर्थिक साम्राज्य बनाए हैं, उन लोगों को लग रहा है कि अब उनके लिए बड़ी संकट की घड़ी है, तो उन्हें कुछ ना कुछ पेशबंदी करनी चाहिए। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं और वो उधर भाजपा में जा रहे हैं। कमलनाथ जी को देखिए आप, आलोक शर्मा जिनका भी आपने जिक्र किया, उन्होंने एक बार अभी कहा था कि कमलनाथ जी के ऊपर उन्होंने ऐसी बात कही थी, ऐसे लग रहा था कि कमलनाथ जी की वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में हारी, तो उनको फिर हाशिए में डाल दिया गया इस कहने के अपराध में। अब वो फिर से दोबारा नजर आने लगे हैं और कमलनाथ के बारे में खबरें बहुत ही प्रबल होकर सामने आ रही हैं। खुद भाजपा ने के नेता ने भी कह दिया है मध्य प्रदेश के कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, जो भी आना चाहे उन सबके लिए खुले हुए हैं। और खुद तो उन्होंने खुद भी कहा है, कमलनाथ जी ने ये कहा है कि सब कोई कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। कमलनाथ जी के बेटे नकुल नाथ ने, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है और वो वहां पर परिवारजन शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसका हाल ही में इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने करना शुरू किया है, परिवारजनों का। तो ये स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। अब आप इसको देख सकते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो लगभग ये भविष्यवाणी की सब लोगों ने कर दी थी कि कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस वहां न केवल हारी बल्कि बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी। उसके बावजूद भी कमलनाथ से जब अध्यक्ष पद ले लिया गया और जीतू पटवारी को दे दिया गया, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी का मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर से जो प्रभाव है वो खत्म नहीं हुआ। अब राहुल गांधी चाहते थे कि जयंती नटराजन को राज्यसभा का टिकट वहां से दिलाया जाए, लेकिन जयंती नटराजन को राज्यसभा का टिकट दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर मिलने नहीं दिया और उन्होंने एक अपने जो समर्थक थे, जो कई लोकसभा के चुनाव में हार चुके थे, उनको उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिलवाया और आखिर तक वो आला कमान के खिलाफ लड़ते रहे। राहुल गांधी की बात नहीं वहां चलने दी गई। चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार करें, उनके रोड शो हो, उनकी रैलियां हो, इसके लिए कमलनाथ जी कभी उत्साहित नहीं रहते थे। आपको ध्यान होगा कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में हारा गया और राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने जिन 3 लोगों से इस्तीफा मांगा था उनमें कमलनाथ जी भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि ये लोग अपने बेटों के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये लोग कांग्रेस के लिए राजनीति नहीं कर रहे। वो अशोक गहलोत के लिए इस्तीफा मांगा था, कमलनाथ से इस्तीफा मांगा था, भूपेश बघेल से इस्तीफा मांगा था। तीनों में से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो कमलनाथ उस दिन के बाद से बुरा माने रहे और राहुल गांधी से उनके संबंध भी बिगड़ गए और राहुल गांधी संबंध बिगड़ जाने के बावजूद भी देखिए उनका प्रभाव कितना था कि फिर जब मध्य प्रदेश में चुनाव की नौबत आई तो उनको औपचारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया उनको, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से। हाँ,
अब इसमें एक और बात देखने की है, ये तो कमलनाथ की बात रही, कमलनाथ जाए ना जाए, कब जाए, वो तो आगे समझ में आएगा। आप ये देखिए कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आला कमान संस्कृति की शुरुआत की, आला कमान संस्कृति की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उसका आला कमान इतना कमजोर है कि वो अपने सूबेदारों को कभी नियंत्रित नहीं कर पा रही है। राजस्थान की पूरी बागडोर किसके हाथ में थी? अशोक गहलोत के हाथ में थी। मध्य प्रदेश की पूरी बागडोर मध्य प्रदेश कमलनाथ के हाथ में थी। छत्तीसगढ़ की पूरी बागडोर भूपेश बघेल के हाथ में थी। तो इस तरह पार्टी में केवल एक आला कमान नहीं था, पार्टी में 3 और हाई कमान थे, जो राज्यों में अपना अपना साम्राज्य चला रहे थे। वो बाकायदा, हम लोग तो व्यंग में कहते थे कि ये सूबेदार हैं, सेट्रप हैं, लेकिन वो तो बाकायदा राज्यों में ही अपना साम्राज्य चला रहे थे। वो आला कमान की बात नहीं सुनी जाती थी। आला कमान के कहने से वहां कुछ भी नहीं होता था। तो एक ऐसी पार्टी जो आला कमान, जिसमें आला कमान इतना कमजोर हो कि उसमें राज्यों का नेतृत्व उसके ऊपर हावी हो जाए, उस पार्टी का भविष्य देर सवेर संकट का शिकार उसे होना ही है। अब आप यहां से दूसरी बात आप देखिए कि हम सब लोग मानते थे कि जब सीटों का तालमेल होगा, उस वक्त कांग्रेस को जहां पे कांग्रेस का प्रभाव है, संगठन है, जहां भाजपा के मुकाबले दूसरे नंबर की पार्टी है, वहां कांग्रेस को जम के लड़ना चाहिए, अच्छे परिणाम निकालना चाहिए। 2019 की हार इसीलिए हुई थी, उन जगहों पे कांग्रेस ने अच्छे परिणाम नहीं निकाले। हम लोगों का यह भी मानना था कि कांग्रेस को वहां ज्यादा सीटों के लिए हुज्जत नहीं करनी चाहिए जहां उसका ज्यादा आधार नहीं है। कभी था आधार, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि उत्तर प्रदेश। लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा हुज्जत कर रही है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा हुज्जत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वहां का जो स्थानीय नेतृत्व है, वो आला कमान को जो कह रहा है, आला कमान वो कर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में आला कमान और राहुल गांधी ने अपनी वो थीसिस कि हम विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे, उसको छोड़ दिया है। अब तो अभी नीरजा चौधरी मेरे साथ एक कार्यक्रम में कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में दिलचस्पी नहीं रही, वो तो 2029 के चुनाव पे उनकी निगाह है। मेरा तो मानना है कि जिस व्यक्ति की जो 2024 में कोई तीर नहीं मार पाया, वो 2029 में क्या खा के तीर मारेगा। तो एक ऐसी स्थिति है, जो राष्ट्रीय चुनाव है, उसकी रणनीति इलाकाई नेताओं के कहने पर तैयार हो रही। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं आला कमान से कि अगर हमने ममता बनर्जी की बात मान ली तो हमारा जो वोट आधार है, वो और घट जाएगा। अभी क्या उनका वोट आधार है पश्चिम बंगाल में जो घट जाएगा? तो उनके कहने से अब ये कांग्रेस पहले तो कहते थे कि भाई भाजपा को हराना एक बहुत ही दूरगामी लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य है, इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अब ये कह रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी पुरानी थीसिस भूल चुके हैं। तो एक ऐसी पार्टी जिसका केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए अपने इलाकाई नेताओं की समझ पर निर्भर रहता हो, उनके स्वार्थों को तरजीह देता हो, उस पार्टी का क्या होगा? अब दिल्ली में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली का नेतृत्व हम लोग सब जानते हैं कि वो बहुत सख्त खिलाफ है। वो बहुत ज्यादा सीटें मांग रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बातें बताती हैं कि कांग्रेस में आला कमान नाम की दरअसल कोई चीज रह नहीं गई है। अच्छा, अब दूसरी एक कांग्रेस की एक और स्थिति है। कांग्रेस का जो आला कमान है, जो कमजोर सा आला कमान है, उसके अंदर भी साफ दिखाई पड़ता है कि बड़े मतभेद हैं। अभी तक प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें हिस्सेदारी नहीं की है, वो उसमें भाग लेने के लिए नहीं गई। जो मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि वेणुगोपालन है, उनको हटा दिया जाए, उनको जनरल सेक्रेटरीशिप से हटा दिया जाए, लेकिन उनको जनरल सेक्रेटरीशिप से वो नहीं हटा पा रहे हैं। वो खुला हाथ चाहते हैं संगठन चलाने के लिए, उनको खुला हाथ नहीं दिया जा रहा है। अपने 2 व्यक्तियों को प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहती हैं, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं बनवा पा रही हैं। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि किस तरीके से वो पार्टी चल रही है। जो भी व्यक्ति पार्टी से बाहर जाना चाहता है, अब जो अशोक चौहान बाहर गए हैं, तो अशोक चौहान का जो वहां पर नाना पटोले अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उनके साथ उनकी 6 महीने से अनबन चल रही थी, आपस में काफी हुज्जत थी। उन्होंने 6 महीने तक शिकायत की गांधी परिवार से उनकी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अंततः वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब नेताओं के अपने स्वार्थ नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर 2022 के बाद से कांग्रेस में अब तो मेरे ख्याल से 60-70 नेता हैं बड़े ऐसे
जो कि कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, उनमें से 90% भाजपा में गए हैं, 10% भाजपा में नहीं गए हैं, वो बाहर हैं। वो तकरीबन वो सक्रिय राजनीति से हट ही गए, जैसे कपिल सिब्बल हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के नेता भी हैं जो भाजपा में नहीं गए हैं, लेकिन ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। ये सब नेता धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं और कांग्रेस इनको रोक पाने में असमर्थ रही है। अभी भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अशोक चौहान को रोकने की कोई कोशिश की गई हो। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कमलनाथ को रोकने की कोई कोशिश की जा रही हो। और राहुल गांधी की अपनी यात्रा जारी है, उसमें भीड़ भी आ रही है, ये भी बात सही है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मीडिया भले ना दिखा रहा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसमें लोग नहीं आ रहे हैं। उस यात्रा में लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग आना क्या इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कांग्रेस चुनाव में अच्छा नतीजा निकालने जा रही है। अच्छे नतीजे का मतलब ये नहीं है चुनाव जीतने जा रही है। अच्छे नतीजे का मतलब है कि आपकी सीटें 52 से बढ़कर 100 सवा 100 होने जा रही हैं। कांग्रेस के लिए यही बहुत अच्छा नतीजा है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की बहुत ही खराब हालत है सांगठनिक रूप से। एक भ्रम सा पैदा हुआ था जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कि शायद अब कांग्रेस की हालत सुधर जाएगी या सुधरेगी। लगा भी था कुछ दिन तक कांग्रेस की हालत सुधरेगी, लेकिन वो गलत साबित हुआ। जी। अब आनंद जी, ये जो बात कही जा रही है मीडिया के कई तबकों में भी, और अभय जी ने भी उस ओर थोड़ा इशारा किया कि शायद राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करना थोड़ी कम महत्वपूर्ण या गैर जरूरी चीज हो गई। ज्यादा उनको ध्यान देना चाहिए था इंडिया गठबंधन पर, अपने संगठन पर। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? और इसके साथ मैं ये भी प्रश्न जोड़ना चाहूंगा कि ये जो बार बार बात आती है कि ईडी की भी भूमिका है, जो आपने भी अपने शुरुआती रिमार्क में दर्शाया, क्या उसको भी हम देख सकते हैं जो ये तोड़फोड़ हो रही है उसके पीछे? नहीं, मैं थोड़ा इसको और ऐड कर दूं जो अभय भाई साहब ने कहा है। कमल जी, एक दो चीजें समझ लीजिए। एक तो मैं जरा अभय जी से भी समझना चाहूंगा। एक स्पेसिफिक प्रश्न है, मैं उसको सबसे अंत में पूछता, लेकिन मैं शुरुआत उसी से कर दूं, उसका उत्तर बाद में ले लेंगे। मैं मध्य प्रदेश में था। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता थे जो उपलब्ध थे, मतलब अगर कोई भी जाना चाहे, मिलना चाहे, मिल सकता है, फोन उठाते हैं, बात करते हैं, मेल का जवाब देते हैं। अकेले नेता मुझे मध्य प्रदेश में दिखे। लेकिन साथ में ये भी सही है कि मध्य प्रदेश में अगर मैं 100 लोगों से मिला तो 100 में 100 लोगों ने कहा कि अगर इनको लीडर बना दिया तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उपलब्ध है, सुलभ है, मिल रहा है, उसके बारे में, मतलब सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, नॉन कांग्रेस सबका कहना है कि अरे इनका हो गया तब तो क्यों है ये नहीं मालूम। तो इसका जरा मैं समझना चाहूंगा अपने प्रश्न के बाद। अब मैं आ जाऊं, कमलनाथ जी अपनी एक सत्ता चलाते थे। अगर आपको याद हो, जब धीरेन्द्र शास्त्री के घर वो पहुंच गए, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के साथ, देखिए अगर कोई उसको वकील के तौर पे देखे, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने एक बड़ा भारी निर्णय लिया कि कुछ मीडिया कर्मियों के शोज में वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो वैमनस्यता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। कमलनाथ जी नवका कुमार को बिठा के अपने हेलीकॉप्टर में उनके साथ घूम रहे हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? और मतलब आप ये जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे एक लगता है, जो अभय जी कह रहे हैं, कि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस अपने लोगों को या वर्कर्स को इंगेज नहीं करती है। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो चलाते रहना ना, धरना प्रदर्शन के अलावा भी कुछ शिविर हो, कुछ हो। कांग्रेस में आप कुछ इस तरह का नहीं देखते। आप बीजेपी को देखिए, आज खत्म हो रहा है तो कल से कुछ और, परसों से कुछ और। ध्वजा खत्म हुआ, ध्वज यात्रा खत्म हुई तो नाव यात्रा शुरू हो गई, नाव खत्म हो गई तो मोटर यात्रा। वो कुछ ना कुछ इंगेज रखते हैं। कांग्रेस के पास इस तरह का कुछ एक एंगेज करने का, कम से कम उत्तर प्रदेश के लेवल पर तो मैं कह सकता हूं ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मैं दो तीन चीजें और बेसिक अभय जी आपसे शेयर कर लूं। मुझे एक चीज बताइए, मैं सारी पार्टीज की बात कर लूं। अब हम लोग जो शोज करते हैं उसमें जनरली बीजेपी के बहुत से प्रवक्ता नहीं आएंगे, तो हमने भी अब कहना छोड़ दिया है, झूठ क्यों बोले, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको, शायद मैं कोशिश करूं तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को छोड़ के मैं बाकी किसी को ले आऊंगा, अगर कोशिश करूं। लेकिन कांग्रेस का जो प्रवेश प्रवक्ता है वो भी नहीं आने को तैयार। नहीं, मैं देखूंगा, फोन करिए, बताऊंगा, कहिए तो नाम मैं ले लूं, क्योंकि वो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए। सप्पल जी एक है इनके यहाँ, अरे बड़े भारी आदमी है। आज नहीं, 3 बजे फोन करिए, 3:30 बजे SMS भेजिए, एक WhatsApp भेजिए, किस लिए है, मेल भेज। अरे भाई तुम अपने घर में रहो, तुमसे लेना एक ना देना दो, ना मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूं, अरे तुम्हारा 10 मिनट मांग रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी जहां पे प्रवक्ताओं की यह हालत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक छोटी पार्टी, आम आदमी पार्टी,
आम आदमी पार्टी में आप एक फोन कर दी, चाहे वो गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ये मैं सार्वजनिक रूप से कहूं, मैं क्रिटिक हूं आम आदमी पार्टी का, लेकिन उनका ये वाला जो पार्ट है, पुरानी पार्टी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड पार्टी नहीं, लेकिन दे गेट यू द बेस्ट ऑफ स्पोक्स पर्सन, पढ़े लिखे लोग, आर्टिकुलेट। हो सकता है वो ऐसी बात करें जो आप उनसे इत्तेफाक न करें, लेकिन आप एक फोन करिए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर करें। एक मैं एक बात और कहूंगा, देखिए ये कोई भी पार्टी हो, ये अंत में तो इलेक्शन ही इसकी ताकत है ना, इसकी नींव तो इलेक्शन है। कांग्रेस में मुझे आप दो मैं प्रश्न उठाऊंगा। कांग्रेस के जो जितने जनरल सेक्रेटरीज हैं इस समय, 5-6 हैं जनरल सेक्रेटरीज, मैंने खोल के रखा, अविनाश पांडे, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट। रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, इस पे ये सारे लोगों को क्यों नहीं कहा जाता जाके आप इलेक्शन लड़िए, लोकसभा खुद लड़िए और 4 लोगों को लड़ाइए। मुझे पीछे बैठ के इलेक्शन लड़वाना आता है, लेकिन मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेंगे आप इलेक्शन? आप कौन है? अविनाश पांडे जी अच्छे आदमी, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे आदमी, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? आप जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं बिना ये, आप फौज की कमान एक ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं जिसने लड़ाई देखी ही ना हो? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में फिर बोलूं, जो लास्ट टाइम जब मौका पड़ा तो उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को राज्यसभा भेजा गया था, इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप आके लोकसभा इलेक्शन लड़िए? क्यों नहीं कहा जाता? मतलब ये लोग केवल हवाबाजी के लिए हैं भाई। ये इतने अब ये क्या है? ये सितारे हैं? मतलब ये क्यों है यहाँ पे? तो ये तो कांग्रेस को ही इसका आंसर देना होगा। अंतिम बात एक और कहूंगा, 2 लोगों के बारे में कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हो सकता है कि लोगों को बुरा लगे। प्रमोद कृष्णन को सार्वजनिक रूप से कम कौन नहीं कहता था कि ये भाई साहब आपका नुकसान करते हैं रोज। कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड करने में, निकाले नहीं गए हैं, 6 साल के लिए सस्पेंड करने में 3 साल लगे। जो इनको पानी पी के, इन्हीं को नहीं, जो ये कह रहा है राहुल गांधी को तो उनका सुबह से शाम तक काम था। मुझे अब इसका अगर एक दूसरा, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाते थे, वो भाई बहन में झगड़ा कराने का उन्होंने सारे वो काम किए थे जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। मैं एक नाम और लूंगा, अब आपको मालूम नहीं वो कांग्रेस को अच्छा लगे ना लगे, एक जो इनके इस समय जयराम रमेश साहब है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। बैठो बैठो, अरे भाई तुम कौन हो? इसको मास्टर हो? तो तुम कौन हो? क्यों? उनका इतनी एरोगेंसी टपकती है। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के हम सब लोग क्रिटिक हैं, लेकिन जो उनका आवरण होता है, नमस्ते भाई जी, आइए जी, बैठिए जी, पीजिए जी, ये सब करते रहते हैं। इनके यहां जयराम रमेश लगता है कि मालूम नहीं कौन सा वो काम करके गया, तुम बैठो, नहीं, नो क्वेश्चन, नो, अरे क्या कर रहे हो भाई? तो ये कांग्रेस ऐसा करेगी तो कौन इनके दरवाजे पे जाएगा? आजकल आप घर में, जो आपके घर में झाड़ू लगाने आता है ना, जरा जोर से बोल के देखिए, या तो आपकी बीबी आपको घर से निकाल देगी, क्योंकि उसके लिए ज्यादा आसान होगा आपको घर से निकालना। आप हिम्मत करके तो देखिए, ये कैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो ये संस्कार, ये वाला पार्ट कांग्रेस को शायद री लर्न करना होगा। और ये इसका कारण एक बड़ा ये है कि जयराम रमेश लोकसभा नहीं लड़ते हैं। जयराम रमेश का फिक्स है कि मैं राज्यसभा से आ जाऊंगा, तो मैं हर एक को कह सकता हूं तुम बैठो, तुम खड़े हो। जिस व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा लड़ना पड़ेगा, उसको दूध का दूध पानी का पानी आता है। उसके अंदर वो एक वो ओढ़ी हुई हंसी भले ही हो, झूठा नाटक करना पड़े, लेकिन उसको हरदम नमस्ते आइए, आपका क्या, वो झूठ ही बोले। लेकिन इलेक्शन लड़ना शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया, कि अगर आपको किसी पद पे रहना, जीते या हारे वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जीते, लेकिन आपको इलेक्शन अगर आप नहीं लड़े हैं तो आप पद पे नहीं आ सकते। कुछ इस तरह की बात कांग्रेस को करनी होगी। बाकी तो ठीक है, मतलब बाकी चीजें जो अभय भाई साहब ने कही, मैं उसी को थोड़ा और जोड़ना चाह रहा था कि ये भी कांग्रेस की तरफ से दिक्कत है। लेकिन उसका जरा मैं प्रश्न का उत्तर चाहूंगा, ये दिग्विजय सिंह के साथ क्या दिक्कत है? मतलब क्यों? देखिए, दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने मतलब एक बार एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए उन्होंने दूसरा चुनाव भी जीता। तो उसमें क्या है कि दूसरे चुनाव के वक्त उनका कार्यकाल बहुत खराब रहा और उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो गई, और उसके बाद जब वो हारे तो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। मतलब उसमें कांग्रेस के धुर्रे उड़ गए थे उस चुनाव में, दूसरे चुनाव। अब उसके बाद क्या है कि अब आप 2000, ये तो मैं पुरानी घटना बता रहा हूं, आप देखिए कि 2003 के बाद में अब 21 वर्ष हो गए हैं। इन 21 सालों में
दिग्विजय सिंह और मैं साथ में कमलनाथ को भी जोड़ लेता हूं, उनकी जोड़ी ने कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई तीर नहीं मारा। एक बार वो चुनाव जीते थे पिछली बार, 1.5 साल ही सरकार चला पाए थे, वो अपनी सरकार भी नहीं चला पाए। वो वहां पे जो राजनीतिक शक्तियों का संतुलन था, उस संतुलन को साध नहीं पाए। नेताओं का यही तो काम होता है, और नेता क्या काम होता है? अब राजनीतिक शक्तियों का संतुलन साधते हैं और जनता की गोलबंदी करते हैं। वोट आपको मिल नहीं रहे हैं, भाजपा को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब जनता की गोलबंदी भी पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं आप। अपनी पार्टी को आप संभाल के नहीं रख पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, वो उसका मतलब अब राजनीतिक शक्तियों के संतुलन को भी संभाल के नहीं रख पाए। तो ये एक मध्य प्रदेश कांग्रेस की का एक दुर्भाग्य है कि वहां दो इस तरह के नेता हैं जो निरंतर विफल हो रहे हैं, लेकिन लगातार उनके हाथ में ही सारे पूरे सरकार की, पूरी पार्टी की और चुनावी मुहिम की बागडोर होती है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर कमलनाथ जी चुनावी मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस का प्रवक्ता उनके बारे में बाद में कहता है कि भाई इनकी वजह से ही कांग्रेस हारी, ये तो मिले हुए थे अंदर खाने से। और उन मिले हुए सज्जन के साथ में जो व्यक्ति था उसका नाम था दिग्विजय सिंह। दोनों मिलकर कर रहे थे सारा काम जो कर रहे थे। तो जो भी हो रहा था मध्य प्रदेश कांग्रेस में, वो कमलनाथ की जिम्मेदारी तो थी ही, वो दिग्विजय सिंह की भी जिम्मेदारी थी। अगर कमलनाथ अंदर खाने भाजपा के साथ मिले हुए थे तो क्या दिग्विजय सिंह को ये पता नहीं था? और अगर उन्हें पता नहीं था तो उनके यहां से सारी जिम्मेदारियां ली जानी चाहिए। किस बात के तजुर्बेकार हैं वो? बिल्कुल कमलनाथ और वो दोनों जुगलबंदी जोड़ी बना के काम कर रहे थे। सरकार भी उन्होंने जोड़ी बना के चलाई। जब वो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह 100% हर कदम पे उनके साथ रहते थे। दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, चुनावी मुहिम भी दोनों मिलकर चला रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि साहब वो तो भाजपा से मिले हुए थे। तो क्या एक ही व्यक्ति भाजपा से मिला हुआ था, या क्या माना जाए कि दोनों व्यक्ति भाजपा से मिले हुए थे? तो ये सब कांग्रेस में बड़ा चक्कर है। ये जो आप कांग्रेस नेताओं की हेकड़ी की बात बता रहे हैं, ये तो इसका तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं 100%। जैसे कि एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, नीम अफजल ही शायद नाम है उनका, बहुत अच्छी जुबान बोलते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे साथ बहुत सारे टीवी चैनलों में गए तो उनके परिवार में एक शादी थी, तो उन्होंने मुझे निमंत्रित किया, तो मैं उनके विवाह शादी में गया। तो मैंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर शादी हो रही थी। जाहिर है, दिल इतने बड़े वो हैं, राजदूत भी रह चुके हैं नीम अफजल साहब। तो वो बड़े पैमाने पर शादी हो रही थी। तो वहां देखा, वहां भाजपा के लोग भी बहुत से निमंत्रित थे, वो आए हुए थे, और कांग्रेस के भी बहुत से लोग निमंत्रित थे। तो कांग्रेस के जो नेता थे उनके लिए एक शामियाना बना हुआ था, वो सब उसमें बैठे हुए थे अपने पत्नियों के साथ में, और उनको वहीं सूप वगैरह परोसा जा रहा था। भाजपा के इतने नेता थे, वो सब वहां भीड़ में, जो सैकड़ों हजारों लोग खाना खा रहे थे, उनके बीच में घूम रहे थे, सबसे नमस्ते हो रही थी। मैं भाजपा की रोज आलोचना करता हूँ, मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। और कांग्रेस के लोग अपनी हेकड़ी में वहां बिल्कुल मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे, जैसे कि वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से मान्य हो और वो वहां से उठाएंगे नहीं वरना नाराज हो जाएंगे। फूफा लोगों की तरह बैठे हुए थे वहां पर। तो ये एक प्रवृत्ति है कांग्रेस की, जिसकी वजह जो लगातार लंबे अरसे तक 60 वर्ष तक सत्ता में रहने के कारण उन लोगों में बन गई है, और अब वो सत्ता से बिल्कुल वंचित हैं और आगे भी वंचित रहने वाले हैं। इसके बावजूद भी वो प्रवृत्ति उनके अंदर से जा नहीं रही है। ये कांग्रेस बहुत बुरी हालत, मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस बहुत बुरी हालत में है। और हम लोग बिल्कुल गलतफहमी में थे, मुगालते में थे कि ये पार्टी उभर रही है, ये विपक्षी एकता करेगी, विपक्षी एकता की एंकर पार्टी होगी। बजाय इसके सब कुछ उल्टा हो रहा है। कहीं भी इंडिया गठबंधन का वजूद मिट चुका है। हम लोगों को तो उसके ऊपर चर्चा करना बंद कर देना चाहिए। इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर कोई वजूद नहीं है। जो कुछ है वो राज्यों के अंदर भाजपा को जो टक्कर दी जाएगी वो राज्यों के स्तर पर दी जाएगी। तो बिहार में पहले से एक मोर्चा बना हुआ है, उसमें से भी नीतीश कुमार चले गए हैं, तो कमजोर हो गया है, इसके बावजूद वो टक्कर देगा। महाराष्ट्र में मोर्चा बना हुआ है पहले से, वो भी कमजोर कर दिया है भाजपा ने। अशोक चौहान अभी हाल ही में चले गए हैं, तो उसके बावजूद वो टक्कर देगा। इस तरह की टक्करें सब जगह दी जाएंगी भाजपा को, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में टक्कर दी जाएगी। झारखंड है, कौन होगा समाजवादी पार्टी अकेली टक्कर देगी जी। तो ये स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन बचा है। उसके ऊपर चर्चा करना वक्त की बर्बादी करना है, और धीरे धीरे मुझे चुनाव से पहले कांग्रेस भी तकरीबन इसी हालत में पहुंच जाएगी।
ये एक छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी एक नेता थे और जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे, तब तक वो और किसी नेता को उभरने नहीं देते थे। जब वो कांग्रेस पार्टी से बाहर गए, एक अलग पार्टी उन्होंने बनाई, तो उससे अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ वापस आ गई। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये एक तरीके से नए नेतृत्व को उभारने का मौका हो सकता है कांग्रेस के लिए, अगर कमलनाथ जाते हैं और दिग्विजय सिंह भी नेपथ्य में चले जाते हैं तो? आनंदवर्धन जी, आपसे प्रश्न है। नहीं, नहीं, देखिए, उम्मीद, अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ऐसा ईश्वर करे ऐसा हो। और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं कांग्रेस नहीं, मैं देश के स्तर पे भी देख रहा हूँ कि एक युवा नेताओं की एक 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 नई वो आ रही है, पौध आ रही है। किसी भी स्टेट में ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भाई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये सब लोग नए उसके हैं। अगर आप उधर देखिए, पल्लवी पटेल हो या उनकी बहन अनुप्रिया हो, ये सब नई पौध के लोग हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव वाला एक है, वहाँ हेमंत सोरेन है। डीएमके में स्टालिन के लड़के अब आगे आ रहे हैं। हर जगह ये नई वो आ रही है, और ये मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये पुराने जो छत्रप लोग हैं, जो मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी में हैं और ऐसे आओ ऐसे जाओ, इनका धीरे धीरे पकड़ तो ढीली होगी ही। लोग पूछना शुरू करेंगे कि भाई आप क्यों। और मैं अभी भी अभय जी से भी एक चीज जरा उस पे भी मैं भी एक क्लैरिफिकेशन समझना चाहूंगा कि अगर आप राजनीति में हैं, और अगर आप पावर पॉलिटिक्स में हैं, और अगर आप पार्टी की राजनीति में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन लड़ना उसकी पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जो किसी पदाधिकारी है, जो डायरेक्शन देने की स्थिति में है, जो पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे है, उसको अगर आम जनता के बीच जाके इलेक्शन लड़ने का अनुभव नहीं है या इस तरह का नहीं है, तो वो शायद पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। मैं इस पे भी एक अभय जी आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इसमें सिद्धांता आपकी बात सही है। सब लोगों को जन समर्थन की कसौटी पर अपनी राजनीति को कसना चाहिए। लेकिन इसी के साथ में एक ये भी स्थिति है कि बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं, जो पार्टी के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी किस्म के काम करते हैं, बहुत सारा रणनीति बनाने का काम करते हैं वो, तो उन लोगों को राज्यसभा में, विधान परिषद वगैरह में भेजा जाता है। वो नेटवर्किंग करते हैं पार्टी के लिए, वो जन नेता वाली उनकी स्थिति नहीं होती है। बहुत से लोग जो जन नेता हैं, वो भी सुरक्षा, जैसे आप नीतीश कुमार जी को लीजिए। नीतीश कुमार ने कब से लोक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, अंदाज लगाइए आप। अंतिम बार कब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे? मेरे ख्याल से मुद्दतें हो गई। कमल को ध्यान होगा, हो सकता 20 है वर्ष से 85 में ऊपर लड़ा हो हुआ। एक बार। हाँ। जी, 85 में पहली बार जब जीते थे वही हो सकता है, उसके नहीं बाद नहीं तो विधान परिषद में रहे नहीं वो। नहीं 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 95 में भी वो जीते थे, और फिर उन्होंने रिजाइन किया था। फिर 95 में भी जीते, 2005 में भी जीते थे। ये मतलब ये अभय भाई साहब, ये लेकिन नहीं आई है अगर योगी। 2005 के बाद भी नहीं लड़े हैं, तो वो भी हाँ, काफी लंबा अरसा हो गया बिना चुनाव लड़े हुए। नहीं, योगी जी नहीं लड़ते हैं भाई, योगी जी नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश नहीं लड़ रहे हैं, ये सारे लोगों ने एक नया रास्ता चुन लिया है जी। हाँ, तो बहुत से लोग जो हैं वो जन नेता होते हुए भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये चुनाव लड़ने का पहले जो तरीका था, वो उन लोगों के लिए था जो चुनाव लड़ने में असहज महसूस करते थे, लेकिन पार्टी के लिए उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा थी। तो उन लोगों को राज्यसभा में और ऐसी जगहों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए भेजा जाता था। लेकिन अब तो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब तो ऐसे अशोक चौहान है, अशोक चौहान को लोकसभा का टिकट दिया जाए तो वो चुनाव जीत के भाजपा के लिए भी चुनाव जीत सकते हैं और कांग्रेस के लिए भी चुनाव जीतते रह सकते हैं। वो जीत सकते हैं। लेकिन अब उनको भाजपा ने उनको राज्यसभा में दे दिया। तो ये अब दूसरे तमाम सारे मानक हो गए हैं, जिनकी वजह से लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है। जो जयराम रमेश जैसे लोग जो हैं, ये लोग बहुत सक्षम रणनीतिकार भी नहीं है। इनकी समस्या ये है। एक रणनीतिकार के तौर पर जैसे कि प्रमोद महाजन थे, प्रमोद महाजन भाजपा के एक बहुत ही सक्षम रणनीतिकार थे, इसमें कोई शक नहीं। अरुण जेटली को आप देखिए, अरुण जेटली जिंदगी में केवल एक ही लोकसभा का चुनाव लड़े, अमृतसर से, वो भी मोदी की आंधी में चुनाव हार गए वो। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भाजपा के लिए कोई उनकी उपयोगिता कम थी। कहा यह जाता था कि भाजपा में जो एयर कंडीशनर है, उसका जो एयर कंडीशनर में ठंडी हवा जहां से निकलती है, हाँ, कंप्रेसर जो है वो अरुण जेटली है, उसका कंप्रेसर, वहीं से ठंडी हवा निकलती है उनकी। तो वो उनसे माना जाता था कि अपने 10 उंगलियों से 10 तरह की चीजों को साध सकते हैं। और वो वित्त मंत्री के तौर पर काफी कुशल वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। और वो बहुत सारे चुनावों के इंचार्ज रहे और बहुत सारे चुनाव उनके नेतृत्व में जीते भी गए, अरुण जेटली के नेतृत्व में।
एक तरफ तो अरुण जेटली जैसा व्यक्ति है, एक तरफ प्रमोद महाजन जैसा व्यक्ति है, और दूसरी तरफ रमेश जयराम जैसे व्यक्ति है, जो जिन्हें जो ये आंकड़ा मांगते थे हम लोगों से CSDS में कि कांग्रेस को मुसलमानों को कितने वोट मिलते हैं। जब उन्हें बताया गया कांग्रेस को सारे देश में 37-38% मुसलमानों के वोट मिलते हैं, तो बोले नहीं, ये आंकड़ा तो गलत लग रहा है। वो मानते थे कि कांग्रेस को 50-60% मुसलमानों के वोट मिलते हैं। तो ये ऐसी स्थिति उनकी है। तो कांग्रेस के पास सारी चीजें गड़बड़ हैं। मैं आखिरी सवाल आप दोनों लोग से एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। ये अभय जी का ही ये कथन है जो बार बार आता है कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या ऐसा लगता है कि वो वॉरफेयर काफी एक जीतने वाली स्थिति में है और आमतौर पे समझ बन चुकी है कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, अब तो 370 लाएंगे या 400, इसी का खेल बचा है? क्या ये पूरे घटनाक्रम को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं? पहले आनंद वर्धन जी आप नहीं, इस चीज को प्रभावी बनाने में एक तरह से भारतीय कांग्रेस की विफलताओं ने भी योगदान दिया है। देखिए, एक वो क्षण भी था जब जैसे इंडिया गठबंधन बना था, मोदी जी को सांप सूंघ गया था। वो विचलित हो गए थे, उनके रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मुकाबला कैसे करें। बहुत दिनों तक तो ये समझ में नहीं आया कि इस इंडिया गठबंधन की आलोचना कैसे करें। उसके लिए तरह तरह की फिक्रे सोचे गए। बाद में घमंडिया गठबंधन उन्होंने पाया ये सबसे ज्यादा ठीक है, सब लोग घमंडिया घमंडिया शब्द कहने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये 3 विधानसभाओं के चुनाव जीते, उसके बाद से तो भाजपा ने मुड़ के ही नहीं देखा है पीछे। उसके बाद तो जो लोग इंडिया गठबंधन में जा सकते थे उनको जाने से रोक दिया, जो वहां थे उनको वापस खींच लिया, और सब एक एक सीट की। अब जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछली बार केवल छिंदवाड़ा की सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। अगर वो कमलनाथ को ले लेते हैं, समझ लीजिए वो इंतजाम भी पूरा हो गया। अब महाराष्ट्र में देखिए, जो अशोक चौहान के प्रभाव का इलाका था, अशोक चौहान के जाने से वहां उसकी उन्होंने गारंटी कर ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो नुकसान जयंत चौधरी की वजह से 3-4 सीटों पे उन्हें नुकसान हो सकता था, उन्होंने उसको भी प्रबंधित कर लिया। मायावती अगर चली जाती इंडिया गठबंधन के साथ तो बहुत बड़ा झटका लगता भारतीय जनता पार्टी को। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मायावती, जयंत चौधरी, कांग्रेस और अखिलेश एक जगह खड़े होते तो एक मंदिर नहीं 3 मंदिर बना लेते वहां पे, ये 3 बार प्राण प्रतिष्ठा कर लेते, तब भी भारतीय जनता पार्टी की 35 से 40 सीटें कम हो जाती उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन्होंने सब चीजों को प्रबंधित कर लिया। तो भाजपा ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे चुनाव में जो उसकी कमजोर कड़ियां थी उनकी मरम्मत की है और उसको मैनेज कर लिया है उन सबको। जी आनंद जी, आप कुछ कहें? आनंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये बता दूं, उन्होंने अपनी ही कमजोर कड़ी नहीं अभय, उन्होंने ऑपोजिशन की कमजोर कड़ी को भी टारगेट किया और ये देखा कि कौन सबसे। अब फारूक अब्दुल्ला इस उम्र में भी आके उनको इतना ईडी की नोटिस देके दूसरे दिन कहलवा दिया ना कि नहीं हम इससे बाहर हैं। मैं अगर आप एक चीज देखिए, नहीं नैरेटिव जो कमल जी आप कह रहे हैं, मैं 100% इससे वो हूं कि नैरेटिव सेट करने में बीजेपी को इस वाले चुनाव में जो मैं समझता हूं, इंडिया गठबंधन की जो बात अभय जी कह रहे हैं, उसका सबसे प्रभावशाली हथियार था नीतीश कुमार। मतलब नीतीश कुमार के आते ही वो बात शुरू हो गई थी, वो सब हो गया था, नीतीश कुमार आ गए सब कर देंगे। ग्राउंड पे हम सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में किसी वोट पे असर नहीं डाल सकते हैं, बिहार के बाहर उनका नहीं है प्रभाव क्षेत्र। लेकिन एक जनरल ये बनने लगा था कि नीतीश कुमार आ गए, नीतीश कुमार आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखिए तो बीजेपी के लिए जरूरी था कि इस नैरेटिव को पहले खत्म करो। उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट नीतीश कुमार थे कि इनको कैसे भी करके ये चेन प्रकरण, और हम लोगों को आज भी मैं बहुत कन्विंस हूं कि वो क्यों गए हैं। अब वो क्यों गए हैं ये तो आज भी नहीं है। हम सब लोग को लगता था लास्ट मिनट तक कि जाने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को वहां से हटा के, हो सकता है मैं ये भी कह रहा हूं अभय जी, मैं इसको भी कह रहा हूं कि हो सकता है भाजपा का वोट की दृष्टि से बिहार में नुकसान भी हो जाए, लेकिन उन्होंने एक लार्जर नैरेटिव को पूरे देश में ये पहुंचाने में कर दिया कि इंडिया गठबंधन का मतलब कुछ नहीं, अगर नीतीश कुमार वहां से हट गए तो इसका क्या मतलब है। ये और नैरेटिव की मैं 2-3 बातें और कर दूं। कल परसों से ये लगातार जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उस पे आप देखिए इस बार गाली नहीं दी जा रही है किसानों को, गाली नहीं दी जा रही है, लेकिन इस बार क्या चल रहा है, इस बार चल रहा है एमएसपी। आप कहीं पे भी देख लीजिए, बड़े बड़े टीवी चैनल पे बड़े बड़े टीवी के एंकर ये कह रहे हैं इतना खर्चा कहां से आएगा। एमएसपी को वो बता रहे हैं कि ये खर्चा है।
मतलब अगर एमएसपी इज एन एक्सपेंडिचर, ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई यहां से खरीदोगे यहां बेचोगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 में खरीदोगे 99 में बेचोगे, 90 में बेचोगे, हम चलिए उल्टा मान रहे हैं कि आप कम में बेचेंगे, लेकिन ये खर्चा कहां से? इट इज अ बाइंग एंड सेलिंग एक्सरसाइज। ये खर्चा कैसे? एक्सपेंडिचर नहीं है ये, लेकिन उसको बार बार हर एक के दिमाग में डाला गया है। और जो मध्यम वर्गीय अंग्रेजी स्कूल, जैसे मैं अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 99 नहीं हाउ दिस कैन बी डन, अरे ये फार्मर्स क्या आपने मतलब वो सब ये इसमें कन्विंस है कि एमएसपी जैसी गंदी चीज इस देश में नहीं हो सकती है। अच्छा, उसमें एक नया एंगल और जोड़ दिए हैं, और वो आपको टीवी डिबेट में मिल जाए। इसमें 92% इंडिया में तो भाई कम जोत के लोग हैं। अरे भाई कम जोत एक अलग मामला है, एमएसपी एक अलग मामला है, उसको मिक्सअप करके इतना कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि आम आदमी को लग रहा है कि यार एमएसपी एमएसपी बिल्कुल गड़बड़ चीज है, इससे दाम बढ़ जाएंगे। दूसरा एक और चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉन्ड आया नहीं और बीजेपी ने पूरे देश में कन्विंस कर दिया है कि नाम तो नहीं बताएंगे। अब ये पूरा देश कन्विंस है कि नाम नहीं पता लगेगा, जबकि नाम पता लगेगा तो कांग्रेस भी नंगी होगी, सपा भी नंगी होगी और तृणमूल कांग्रेस भी, सब नंगे होंगे। लेकिन बना ये दिया गया है कि मोदी जी हैं तो कोई कह रहा है ऑर्डिनेंस ले आएंगे, कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। तो ये जो मैं अंतिम बात कह के खत्म करूंगा, ऑपरेशन लोटस झारखंड में नहीं चला तो इसकी शर्म नहीं है। मतलब चोर चोरी करने गया, पकड़ लिया गया चोरी करते समय, वापस आ गया तो कोई एक बार भी नहीं कह रहा चोर 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 चोर, सब कह रहे हैं भाई ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वो बीजेपी का इस महारत को तो आप कोई मैच नहीं कर सकता है। और अभय जी इसको कई बार बोले हैं, इस समय देश में जो लोगों का मन पढ़ने और अपने हिसाब से उसको अगर मोड़ने और जोड़ने में कोई सक्षम है तो वो मोदी जी के सिवा और कोई नहीं। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। अगले हफ्ते हम मिलेंगे और देश की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम पर अभय जी और आनंद जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।